सभी को नमस्कार। सोशियोलॉजी के सेकंड सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सोशियोलॉजी की परिभाषा समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से सामान्य परिभाषा की चर्चा करते हुए विशेषता के बारे में बात की थी और उसी के उपरांत हमने देखा कि इसे किस प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, इसे कितने टाइप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है, वो भी हमने पिछली क्लास में देखा। अब इस क्लास में हमें जो देखना है वह मेनली आपका होगा कि नातेदारी की कौन कौन सी सीरीज पाई जाती है, यानी कि किनशिप की सीरीज के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि नातेदारी की कौन कौन सी रीतियां है, ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं। और उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेंगे कि नातेदारी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके तीन हेडिंग्स बाकी रह गई है, तो आज की क्लास में या इस सेशन के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले नातेदारी की श्रेणियां। तो नातेदारी की यहाँ पर तीन प्रमुख श्रेणियां होती है। वैसे श्रेणियां पांच तक होती है, लेकिन हमें प्रमुख तौर पर तीनों श्रेणियों की बात करना है। देखिएगा कैसे। एक होती है आपकी प्राइमरी सीरीज, यानी कि प्राइमरी किनशिप, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। बस थोड़ा सा इतना निवेदन है, अब मत बोलिएगा आप लोग, क्योंकि अब मुझे सुनाई देगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत भी हलचल करेंगे, जिसका भी होगा मुझे सुनाई देगा। ठीक है, कि मैं माइक को यहाँ से रिमूव कर। प्राथमिक नातेदारी। अब प्राथमिक नातेदारी द्वितीयक और तृतीयक में क्या अंतर है, यहाँ पर पीढ़ियों के आधार पर अपन इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक दादा, पिता और पुत्र। बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इसे। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को अगर आपने प्राथमिक नातेदारी के वर्ग में कैटेगराइज कर दिया तो उसे इसमें नहीं कर सकते, या जिसको यहां पर कर दिया वह यहां पर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को फिक्स करेंगे तब चीजों को यहां पर आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने आप को कहां पर मानते हैं, पुत्र के स्थान पर। ठीक है, हम लोग सभी एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, लगभग कुछ ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं हम लोगों के बीच। ठीक है, तो हम जैसे कि पुत्र, और पुत्र का पिता से कैसा रिलेशन है, एकदम क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन है। ठीक है, रक्त संबंध है। तो पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन माना जाएगा, प्राथमिक नातेदारी। हमने एक चीज को फिक्स किया, लेकिन किसको फिक्स किया है, अपने आप पुत्र को फिक्स किया। पुत्र का पिता से नातेदारी की कौन सी श्रेणी है, तो आप कहिए प्राइमरी किनशिप। क्लियर हुआ। अगर मैं कहूं कि पुत्र का दादा से कैसा रिलेशन है, पुत्र का दादा से रिलेशन हो गया, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये अपने पिता के पिताजी है। अब पिता के पिताजी है तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, द्वितीय नातेदारी। और अगर हम बात करें परदादा की, परदादा, तो पुत्र के लिए परदादा कौन से नातेदारी का संबंध है, या नातेदारी की किस संबंध व्यवस्था का अंग है, तो वो हो जाएगा आपका तृतीय नातेदारी। तो बस आपको ये पीढ़ियों में अंतर, यहां पर कितनी पीढ़ियां हैं, चार पीढ़ी। चार पीढ़ियों में हमने इनको समझा। और ऊपर जाए, और ऊपर जाएंगे तो फिर आपका चतुर्थ, पंचम। लेकिन आमतौर पर देखा गया है समाज में परदादा के ऊपर की तो बात नहीं होती है। समाज में अगर पुत्र, पुत्र के पिता मिलेंगे, दादा मिलेंगे, कहीं कहीं जगह परदादा भी मिल जाए। जैसे कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे कहां तक है, हमने दादा तक देखा है, परदादा हमने देखा नहीं। लेकिन हमारे जो बड़े ब्रदर है, परदादा को भी देखा है। तो अगर देखा जाए, अब हमारी श्रेणी के बाद में अगली पीढ़ी भी हम देख रहे हैं। तो हमने ये पीढ़ी भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, इसके बाद आने वाली भी देख रहे हैं। तो पीढ़ियों के मध्य होने वाले अंतर संबंधों के आधार पर, यानी कि इंटर रिलेशनशिप ऑन ऑफ जनरेशन, बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑन ऑफ जनरेशन आर कॉल्ड सीरीज ऑफ किनशिप। यानी कि नातेदारी की श्रेणियों को पीढ़ी के आधार पर ही क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं, किसकी,
पहले नातेदारी की श्रेणियों को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो एक डेफिनेशन में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। संपर्क, घनिष्ठता, आत्मीयता यानी कि निकटता। तो कितने शब्द हो गए आपके, देखिएगा परिभाषा यहां पर लिख देते हैं कीवर्ड को। आत्मीयता, घनिष्ठता, निकटता, ठीक है। एक और शब्द है आपका इसमें संपर्क। इनके आधार पर नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। कभी भी आपको आंसर राइटिंग की करना है तो जब भी आ गया है आपका कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसकी विभिन्न श्रेणियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आपने नातेदारी को डिफाइन कर दिया, क्या होता है नातेदारी, कि समाज के द्वारा स्वीकृत, समाज के द्वारा स्वीकृत ऐसे संबंधों की या व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था जिसमें संबंध कैसे हो, विवाह मूलक या रक्त मूलक, समरसता वाले हो, उसी को नातेदारी कहा जाता है। और इस नातेदारी को आत्मीयता, घनिष्ठता, संपर्क यानी कि निकटता के आधार पर इसकी विभिन्न श्रेणियां दिखाई देती है, जो कि निम्न है। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप और टर्शियरी किनशिप। क्लियर हुआ। तो अब यहां पर प्राथमिक नातेदारी को स्पष्ट करना चाहे तो यहां पर क्या लिखेंगे कि प्राथमिक नातेदारी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है। और द्वितीयक नातेदारी में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है और यहां पर अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। अब देखिएगा, पुत्र का दादा से क्यों संबंध है, क्योंकि वह अपने पिता के पिताजी हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया और यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। और परदादा भी, ये भी कैसा है, अप्रत्यक्ष रिलेशन। तो एक चीज तो हमने रिलेशन के आधार पर देख लिया, कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट। क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल को कैसे कोड करें। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप लोग बताना है कि किस नातेदारी के श्रेणी में उसे क्लासिफाई करेंगे। तो बताइएगा मुझे। चाचा और भतीजा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। चाचा और भतीजों को किस वर्ग में रखें, चाचा और भतीजे। प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप या टर्शियरी किनशिप। चाचा और भतीजे की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के आंसर आ जाना चाहिए, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जल्दी से बताइए कि चाचा और भतीजा को किस श्रेणी में रखा जाएगा। सेकंड में, ओके। और बताइए। सेकंड चंचल, ज्योति ने भी चंचल वही बताया, सेकंड निर्मला सेकंड। और बताइए, किसी का पहले आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अजय सेकंड, यीशु का भी आया है, या आ गया तो अच्छी बात है ऊपर में। अब थोड़ा करीब नहीं जाऊंगा, ठीक है। लगभग सभी ने आंसर किया सही, क्योंकि चाचा से भतीजे का क्यों संबंध हुआ, क्योंकि उस चाचे के जो भाई है वो उसके कौन है, पिताजी हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। अब मुझे बताना, जीजा और साले का संबंध किस श्रेणी में रखेंगे। जीजा और साले, जीजा और साले को किस वर्ग में रखेंगे, यह बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको क्लियर होगा। तीनों में कैटेगराइज करना, आपको चौथे पांचवें में नहीं जाना है, बस तीनों तक रहना है, अपने आप अपनी बात को यहीं पर डिफाइन करना। कुछ लोग हो सकता है चतुर्थ में बताए, पंचम में बताए, लेकिन हमें इसी चार तीनों में से चयन करना है, जीजा और साला। बस आप ये चीज ध्यान रखना, बस यही मिस्टेक होगी, ठीक है। जीजा साले का देखिएगा, यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है, और जब ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो उन सबको आप कहां पर कैटेगराइज कराइए, टर्शियरी, ठीक है। टर्शियरी में रख दीजिएगा उसको, ऐसे आ रहा। क्योंकि एक और हम जब आगे बढ़ेंगे ना, नातेदारी की रीतियां, और रीतियां में हम दो तीन रीतियां को आपस में कोरिलेट करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसको रख देंगे,
इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जीजा की बहन या पत्नी के भाई। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने इसमें नोट करके लाया हूं आपके लोगों के लिए कि द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार, यानी कि यहां पे वो पॉइंट लिखना, द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार किस वर्ग में आएंगे? तृतीयक नातेदार। एग्जाम्पल अभी कोट करेंगे, इतना समझिए। द्वितीयक नातेदारों के, यानी कि आप एग्जाम्पल क्या रखना, जैसे कि हम रखते हैं पुत्र और दादा। क्लियर है? द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार। अब इस पुत्र का कौन हो गए? पुत्र के तो पिताजी हो गए, और इस पुत्र का पुत्र भी तो हो सकता है। ये पुत्र का क्या हो जाएगा? प्राथमिक रिलेशन हो गया। अब द्वितीयक नातेदारों के, द्वितीयक नातेदार ये हो गए, इस द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक दादा का कौन हो जाएगा? ये तो ये हो गया, ये वाला रिलेशन, सॉरी ये वाला नहीं, इसके पिताजी का ये वाला रिलेशन। अब मैं नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पर लिख दिया, एक लिखा, यानी कि प्राथमिक संबंध है इसका, इसके साथ इसका भी प्राथमिक संबंध है, लेकिन दादा का पिता के साथ कैसा संबंध है? प्राथमिक। समझ में आ रहा है? और पुत्र का दादा के बीच में कैसा संबंध था? द्वितीयक संबंध। तो द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक जो नातेदार होंगे, प्राथमिक नातेदार होंगे, उसको आप मान रखेंगे तृतीयक नातेदार होंगे। एक अच्छा एग्जांपल आप कोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। कि जीजा की बहन, बताइए जीजा की बहन, यानी कि आपकी जो भी जीजा है, मान लीजिएगा, ठीक है, जीजा की बहन। आपसे तुलना कर रहे हैं, आप अपने आप को रखिए और आपके जीजा की बहन, बताइए कोई ब्लड रिलेशन है यहां पर? नहीं है। तो तृतीयक वर्ग में मैं आपसे बस एक की पॉइंट बता रहा हूं, उस आधार पर आप कैटेगराइज कर लेना कि यहां पर विवाह मूलक संबंध होता है। मतलब विवाह मूलक संबंध के साथ साथ में आपका रक्त संबंध भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो है आपका ब्लड रिलेशन ही है ये भी। तो यहां पर एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा विवाह मूलक के साथ में, विवाह मूलक प्लस ब्लड रिलेशन। या करेंगे हम, दोनों में से एक होगा, या ब्लड रिलेशन। ठीक है, जबकि द्वितीयक में क्या होगा? केवल ब्लड रिलेशन। और इसमें भी क्या होगा? ब्लड रिलेशन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगा, आपको समझ में आ गया, मेरा काम बच जाएगा तो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है इतना। कमेंट ओपन कर लेता हूं आप लोगों की। ओके, इश्यू को समझ में आ गया है। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। और बताइए बाकी लोगों को क्लियर है? बाकी सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत समझदार है आप लोग, बस ट्रेनर सही चाहिए आप लोगों को, सिलेक्शन देंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप उस वर्ग में हैं, उस जगह हैं, बस जहां पर आपको मार्ग दिखाना है बस। ठीक है, आपको मार्ग दिखाएंगे, आप सही पथ पर चले जाएंगे, सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, बस इस प्रकार की स्टडी आपके सारे सब्जेक्ट में रहेगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, बस यही आपका नातेदारी की 3 से। अब हेडिंग डालेगा नातेदारी की रीतियां। मैं थोड़ा म्यूट करूंगा।
बाहर से कोई साउंड आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया था, अभी भी आ जाए तो फिर से म्यूट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। परिहार प्रथा, परिहास प्रथा, माध्यमिक प्रथा, यानी कि परिहार प्रथा, परिहास प्रथा, माध्यमिक प्रथा, और एक और प्रथा इसमें इंक्लूड करेंगे, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मातुले और पितृश्व। दो लिख रहा हूं मैं, म्यूट कर रहा हूं, थोड़ा सा बाहर से इको आ रहा है, ठीक है, बाहर से इको नहीं, एक साउंड आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट का समय। तो अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, आपको पता है, बस उन्हीं की गाड़ी आसपास दौड़ती रहती है और इतना गजब का साउंड आता है, बहुत तेज साउंड आता है। बस वही आवाज पता चले मेरी आवाज दब जाती है, उसी उन्हीं की आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है, बस इसी वजह से मैंने म्यूट किया था। अब देख लीजिए, परिहार प्रथा, परिहास प्रथा, माध्यमिक प्रथा, मातुलई प्रथा, पितृश्वयी प्रथा। एक और प्रथा है आपका, एक और लास्ट में लिखेंगे, सहकष्टी प्रथा। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, इधर पहले लिख देते हैं इसको, सहकष्टी प्रथा। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 प्रकार की प्रथा है। अब समझ में आएगा आपको कि आखिर परिवार में क्या चीजें चलती है, यही आपको सब समझ में आ जाएगा। आप लोग बताइए, अभी थोड़ा सा गांव के दृष्टि से सोचिएगा, शहर के दृष्टि से नहीं सोचना है, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ग्रामीण अंचल को आधार मानकर आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ससुर का, सास ससुर होते हैं, ससुर का बहू से किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है दोनों। बहू यानी कि जो, जैसे कि किसी का पुत्र है, उस पुत्र की वाइफ है, और पुत्र की वाइफ जो है, उस वाइफ के पुत्र के पिता से क्या संबंध है, या कि ससुर से कैसा संबंध। तो कभी भी फेस टू फेस चेहरा लेकर बात नहीं करेंगी, चेहरे को घूंघट डालकर रखेंगी, ठीक है, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देगी, कभी भी वाद विवाद नहीं करेंगी, जो कहा जाएगा वह तुरंत सुन लेंगी। यही चीजें होती ना, ये मैं सारी बात कर रहा हूं परिहार प्रथा। ये कौन सी प्रथा है आपकी, परिहार प्रथा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो लिखिएगा, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ट्रेडिशन, ठीक है, या प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं प्रथा को। तो यहां पर क्या कहा, दो व्यक्तियों के मध्य कैसा संबंध है, यानी कि दो व्यक्ति के मध्य एक निश्चित संबंध हो, पर दोनों के बीच में दूरियां, तो व्यक्तियों के मध्य निश्चित संबंध हो, प्लस दोनों के मध्य दूरी है। दो व्यक्ति है, दोनों के मध्य रिलेशन तो है, ब्लड रिलेशन हो सकता है या फिर विवाह संबंध हो सकता है। तो दो व्यक्तियों के मध्य संबंध तो है, लेकिन उन संबंधों के मध्य क्या है, दूरी है। दूरी का इसी सेंस में आपको लेना है कि बस एकदम फेस टू फेस आकर बात ना करना, शर्मा कर रहना, इस बारे में आप बतला सकते हैं, तो इसमें वही चीज आती है। अब समाज में ये परिहार प्रथा को क्यों इम्प्लांट किया, यानी कि इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, समाज में ये प्रथा क्यों आई है, कोई बताएंगे मुझे कि परिहार प्रथा को सोसाइटी में क्यों इसे लाया गया है। परिहार प्रथा को जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको परिहास प्रथा बताऊं, ठीक है। अगर आपने बता दिया, यानी कि ये चीज आपको थोड़ा काफी डेप्थ में जाकर आपने समझाया, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि दो व्यक्ति के बीच, अगर और अच्छे से कहूं तो ऐसे मान लीजिए, आप हो सकता है आंसर कर दें, लेडीज और जेंट्स। यहाँ पर लेडीज और जेंट्स ये दो व्यक्ति मानिए, या एक लेडी, एक पक्ष लेडीज होगा, दूसरा जेंट्स, तो दोनों के मध्य संबंध तो है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी भी रखी गई है, दूरी को भी मेंटेन करके रखा गया। ऐसा समाज में इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है परिहार प्रथा को। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब तक पहुंच जाएंगे, बता दीजिएगा, क्योंकि परिहार प्रथा के बारे में जब जिक्र करेंगे तो आपको उसका उद्देश्य बताना होता है, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल में, यहां पर एग्जाम्पल में बात कर दूंगा तो आपको हो सकता है बता दें।
क्या लिखा है आपने? कुछ अच्छा सा कमेंट किया है, मैं देख लेता हूँ उसका। बस एक सेकंड, कमेंट कहाँ है आपका? आधार समान बनाए रखने के लिए थोड़ा सा भटके हुए हैं। बाकी और के भी मैसेज आए तो बताइए। बाकी लोग नहीं देना चाहते जवाब, नहीं आ रहा समझ में। इधर सुनिए, ध्यान रखना कि परिवार में पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी हो जाए ऐसा कोई वो नहीं है। निकट संबंधियों के मध्य यौन संबंधों में को रोकना। क्या लिखेंगे इसमें आप लोग? निकट संबंधियों के मध्य, निकट संबंधियों के मध्य सफिशिएंट सेक्स यानी कि यौन संबंध, यौन संबंध को रोकना। इसका क्या हो जाएगा ये उद्देश्य? लिख लीजिएगा इसको कि परिहार प्रथा में ऐसी दूरियां इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि निकट संबंधियों के मध्य किसी प्रकार का यौन संबंध ना हो, तो इस वजह से परिहार प्रथा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, पुरुषार्थ बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इससे रिलेट रिलेट कर सकते हैं आप। पितृ सत्तात्मक समाज बना रहे हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन 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 सास के सामने भी बहू भी तो नहीं बोलती है। यहाँ पे कहां से आ गया पितृ सत्तात्मक? एक संदर्भ आप बता सकते हैं, लेकिन फिर सास की बात आ जाती है, सास के सामने भी आमने सामने नहीं बोलना, शर्मा कर रहना। ठीक है, सास के सभी आज्ञा का पालन करना, सास से भी डर कर रहना, लड़ाई झगड़ा भी चलता है इन दोनों के बीच भी। ठीक है, तो पितृ सत्तात्मक कहने से अच्छा है कि आपको यही बताना होगा कि निकट संबंधित के मध्य यौन संबंध को रोकना है, इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया था। बाकी आप पितृ सत्तात्मक भी मेंशन करना चाहे तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए परिहास प्रथा की बात करते हैं। परिहास प्रथा जस्ट परिहार प्रथा का उल्टा है। यह दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा संबंध। इन दोनों के मध्य जैसा संबंध है, ये उल्टा। परिहार प्रथा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? परिहास। जैसे कि जीजा और साले के बीच में कैसा संबंध होता है? हंसी मजाक कर सकते हैं, जीजा साला आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं, जीजा साली मजाक कर सकते हैं। ठीक है, तो और साथ में आप बताएं तो जैसे कि मामा और भांजा मजाक कर सकते हैं। तो जहां पर हास्यास्पद चीजें होती है, या फिर आप यहां पर मेंशन करें तो ऐसा बता दीजिएगा, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता आदर का भाव प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, आत्मीयता प्लस एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, और एक और शब्द आप यूज करना चाहें से आदर भाव प्रकट करने की प्रथा। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और आदर भाव प्रकट करने की प्रथा को बोला जाता है परिहास प्रथा, और इस परिहास प्रथा को इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकुलस। रेडी, RIDICULOUS, रेडिकुलस। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कोट करेंगे यहाँ पर? परिहास प्रथा में, परिहास प्रथा में एग्जाम्पल में कोट कर देना, जीजा साले, ननंद भाभी, दोनों के बीच में मजाक हो जाती है। अब ये मत बोलिए तो लड़ाई भी तो हो जाती है, लड़ाई अपनी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर जीजा साला, ननंद भाभी। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको कोट कर लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को नीचे? कैमरा आप लोग बोलते भी नहीं है। चलिए दिख रहा होगा शायद, श्योर होगा आप लोगों को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोनों चीजों को रफ करके मैं माध्यमिक प्रथा और मातुलिक प्रथा, पितृश्वेत प्रथा के बारे में बताऊंगा। 10 मिनट का समय बचा है, इसमें भी शायद महत्व ना हो पाए। चलिए देखिएगा, माध्यमिक संबोधन प्रथा में हम लिख लेते हैं।
माध्यमिक संबोधन प्रथा। अच्छा मैं स्लाइड में हो जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से हम ये माध्यमिक संबोधन प्रथा के बारे में देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए दूसरे व्यक्ति का माध्यम बनाया जाता है। आपके घर में ये सबसे ज्यादा प्रचलन में देखते हैं, एकदम प्रैक्टिकली आप देखते हैं माध्यमिक। हमारे समाज में क्या है, ऐसी प्रथा विद्यमान है कि पति हस्बैंड का नाम नहीं लेती, पत्नी हस्बैंड का नाम नहीं लेती, नहीं लेती है ना। आपकी मम्मी कभी आपके पिताजी का नाम लेकर कभी बुलाया है क्या? फिर वही बात आ जाती है, शहरों के बारे में मत विचार कीजिए, शहर के बारे में नहीं, गांव में रहेंगे तब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आप। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। ओ टिंकू के पापा, बोलते हैं ना, ओ टिंकू के पापा फलानी सब्जी लेकर आ जाइएगा मार्केट से। ठीक है, ये तो बोलते हैं। ओ चंचल की मम्मी, ओ जो भी आप लोग जुड़े हैं, ज्योति के पापा, ज्योति जो भी ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, आप लोग के मम्मी बोलती होंगी ऐसे। ठीक है, हमारी मम्मी तो बोलती। ठीक है, तो एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए दूसरे व्यक्ति का को माध्यम बनाया जाता है, उस प्रथा को माध्यमिक प्रथा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कोट कर लेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल में लिखिएगा कि पत्नी, पत्नी पति को संबोधित करने के लिए, पति को संबोधित कर